एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम कैसे, किन मेथड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये कॉमन टॉपिक है जो 11th और 12th दोनों के अंदर है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सबको पता है सॉल्यूशन के बारे में, द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसको सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें एक आता है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? ऐसे सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, दो कंपोनेंट जिसमें से पहला कंपोनेंट कहलाता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट कहलाता है सॉल्वेंट। क्लियर है? यानी अगर सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, देखिए सॉल्वेंट वह कंपोनेंट होता है जिसकी फेज वही होती है जो सॉल्यूशन की होती है। यानी हम कह सकते हैं फेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ फेज से मतलब है सॉलिड लिक्विड गैस। फेज यानी सॉलिड लिक्विड या गैस। अगर सॉल्वेंट सॉलिड फॉर्म में है तो सॉल्यूशन भी हमारा सॉलिड ही बनेगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन की फेज भी लिक्विड ही होगी, और अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैसियस होता है। जनरली एक चीज और ध्यान रखना, जनरली अधिकतर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वो कम होता है, जबकि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होता है। यानी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है, पर अधिकतर केसों में है, सभी केसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल 20 ग्राम शुगर इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, इसमें 20 ग्राम शुगर ये तो हो जाता है सॉल्यूट, और 100 ग्राम वाटर ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्योंकि शुगर कम अमाउंट में है इसलिए ये सॉल्यूट हो गया, और वाटर जो है ज्यादा अमाउंट में है इसलिए ये सॉल्वेंट हो जाता है। दूसरी बात, अब यहाँ पर जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है, और वाटर एक लिक्विड फॉर्म है, इसलिए जो सॉल्यूशन बन के तैयार होगा वो भी कैसा होगा? लिक्विड ही होगा। क्योंकि आपको जैसा कि बताया फेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सॉल्यूशन क्या होता है? द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनस मिक्सचर। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है? और फेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्यूशन। जनरली ज्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से कंपेयर करके चलें तो कम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला टॉपिक है, होते हैं एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन उन्हें कहते हैं जिनमें सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है वो एक्वस सॉल्यूशन कहलाते हैं। और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। ठीक है, तो पानी के अलावा और कौन कौन से सॉल्वेंट है जो आप यूज कर सकते हो? वो है एल्कोहल, ईथर,
CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ये चारों में से कोई भी सॉल्वेंट की तरह यूज होता है तो वो क्या कहलाते हैं आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए अब सॉल्यूशन के बारे में आपको अंदाजा हो गया होगा। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किन किन मेथड से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड है मास परसेंटेज, या इसको बोला जाता है परसेंटेज बाय मास। ठीक है, और इसको W/W से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास होता क्या है। तो देखिए मास परसेंटेज को अगर मैं डिफाइन करूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट है वो कहलाता है मास परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे रखा है 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास, इसका मतलब ये आपको जो 10% दे रखा है वो परसेंटेज बाय मास दे रखा है, और 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन बाय मास का मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, 10 ग्राम ग्लूकोज यहाँ पर क्या है सॉल्यूट है। क्लियर है? तो सॉल्यूट का मास 10 ग्राम, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ग्राम। क्लियर? अब रही बात फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का। तो देखिए मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज। तो एक बार फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने। तो अब मास परसेंटेज के बाद अगला मेथड जो है वो पढ़ते हैं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज या परसेंटेज बाय वॉल्यूम भी इसे कहते हैं, इसको V/V से डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कितने ml सॉल्यूट प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है वॉल्यूम परसेंटेज कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 10% ग्लूकोज बाय वॉल्यूम दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि 10 ml ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपसे पूछा जाए अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 ml। ठीक है, अब देखिए रही बात फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज का। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इंटू में 100। क्लियर है? ये सेकंड मेथड हो गया, एक्सप्रेशन हो गया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का। अब देखिए थर्ड जो मेथड है, थर्ड मेथड पढ़ते हैं। थर्ड मेथड है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट को W/V% से भी डिनोट करते हैं, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। अब देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वो कहलाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड मेथड। चलिए फोर्थ मेथड पढ़ते हैं। और चौथा मेथड है मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, डेफिनेशन क्या है मोलैरिटी की? तो मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसी को बोला जाता है मोलैरिटी। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए भी मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब रही बात मोलैरिटी के फॉर्मूला की, तो देखिए मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को N से डिनोट करूं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V से, तो फॉर्मूला हो जाएगा N/V। लेकिन अगर मान के चलो कि वॉल्यूम लीटर की जगह मिलीलीटर में हम पुट करें, तो उस केस में इस फॉर्मूला के अंदर 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, इसके बाद एक होता है मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन और एक होता है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। ये दोनों चीजें भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है उसको समझते हैं। मान के चलिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी मोलैरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है। अगर इसके अंदर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ, वाटर ऐड करने की प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है। अगर मैंने इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, तो वाटर ऐड करने के बाद मान के चलिए उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी बदल के M1 से बदल के M2 हो जाती है और V1 से बदल कर V2 हो जाती है। तो इसकी मोलैरिटी वॉल्यूम और इसके मोलैरिटी वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो वो रिलेशन होगा M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। इसी इक्वेशन को बोलते हैं मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। एक और टॉपिक है इसमें, वो है मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग क्या होता है उसको भी कवर कर लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, मान के चलिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, ये हो गया सॉल्यूशन 1 और ये हो गया सॉल्यूशन 2। ठीक है,
सॉल्यूशन 1 की मोलरिटी m1 वॉल्यूम v1 है, सॉल्यूशन 2 की मोलरिटी m2 और वॉल्यूम v2 है। अब मैंने क्या किया कि दोनों सॉल्यूशन को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, ऑन मिक्सिंग। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद मुझे जो तीसरे तरह का जो सॉल्यूशन मिला, ठीक है, उसकी मोलरिटी m3 और वॉल्यूम v3 है। तो इन तीनों की मोलरिटी और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 इक्वल टू m3 इंटू v3। इसी इक्वेशन को कहते हैं मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना कि v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v3। ठीक है, मान के चलो ये 100 ml लिया था और ये 50 ml लिया, तो मिक्स करने के बाद हमें v3 कितना मिलेगा, 100 प्लस 50 150 ही मिलने वाला है। इसलिए v1 प्लस v2 इज इक्वल टू v3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मोलरिटी के बाद, मोलरिटी में आपको ये चीज और समझनी पड़ेगी कि मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इसी वजह से अगर टेम्परेचर चेंज हुआ, लेबोरेटरी टेम्परेचर अगर आपने चेंज किया, तो मोलरिटी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है। एक और चीज समझ लेते हैं, यूनिट ऑफ मोलरिटी जो होता है वो होता है मोल्स पर लीटर। ठीक है, चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं और अगला टॉपिक है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसी को क्या बोला जाता है, नॉर्मेलिटी बोला जाता है। तो यहाँ पर एक टर्म आया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब यहां पर जो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट है वो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक और नया टर्म आ गया, वैलेंसी फैक्टर। क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। वैलेंसी फैक्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास कोई सॉल्यूट दे रखा है H2SO4। ठीक है, तो जब H2SO4 डिसोसिएट होगा तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव फर्निश करेगा। तो हमें यहां पर दिखाई दे रहा है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना निकल के आ रहा है, 2। इसलिए हमारा वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर भी 2 हो गया। तो इस वजह से अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है H2SO4 का, इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, तो वो हो जाएगा मोलर मास ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है, 98 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर हो गया 2, तो ये कितना आ गया, 49।
तो वैलेंसी फैक्टर आपके समझ में आ गया होगा, और वैलेंसी फैक्टर की हेल्प से इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक रिलेशन होता है नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में, और वो रिलेशन क्या है, देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, मान के चलिए आपको मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है 0.2 m। कोई H2SO4 सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी आपको 0.2 m दे रखी है, तो नॉर्मेलिटी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कितना होता है 2, तो नॉर्मेलिटी बराबर कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोलरिटी 0.2 वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये हो गया 0.4 n। क्लियर है आता, चलिए तो ये नॉर्मेलिटी हो गया। इसके बाद अगला जो मेथड है कंसंट्रेशन मेजर करने का, वो मेथड है मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। यहाँ पर मिस्टेक करके आते हैं बच्चे, यहाँ पर होता है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। क्लियर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी, और मोलैलिटी की डेफिनेशन होती है, सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर मान के चलिए कि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम की जगह यहाँ आप ग्राम में पुट करते हो, तो इस फॉर्मूला में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मोलैलिटी के साथ एक एडवांटेज ये होती है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर अफेक्ट नहीं करता मोलैलिटी की वैल्यू, यानी टेम्परेचर बदलेगा तो उससे मोलैलिटी की वैल्यू अनचेंज्ड रहेगी। मोलैलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि हम मोलैलिटी के फॉर्मूले में देखें तो कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा, और वॉल्यूम टर्म नहीं आ रहा इसलिए इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इससे पहले हमने नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी पढ़ा था, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों में वॉल्यूम टर्म आ रहा था, इस वजह से वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। ठीक है, चलिए मोलैरिटी के बाद अगला जो मेथड है उसको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, देखिए मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से डिनोट करते हैं। ठीक है, मान के चलिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसके बहुत सारे कंपोनेंट हैं A, B, C एंड सो ऑन। ठीक है, इफ Na इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A and B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B and C equal to number of moles of C, then mole fraction of A, mole fraction of A को निकालना है तो उसको मैं XA से डिनोट करूंगा, और उसका फॉर्मूला होगा Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc एंड सो ऑन। क्लियर है, यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स। जैसे कि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो A के मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स आ जाएंगे। उसी तरीके से अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है B का, तो उसको हम XB से डिनोट करेंगे, और B के मोल्स ऊपर अपॉन में टोटल मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से
जब मुझे मूल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालना होगा यानी एक्स सी निकालना होगा तो एन सी ऊपर आ जाएगा, अपॉन में टोटल मोल आ जाएंगे नीचे। ठीक है, अब जितने भी मोल फ्रैक्शंस जब आप कैलकुलेट करोगे उनको ऐड करोगे तो उसका सम हमेशा 1 के बराबर आएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आता है, परसेंटेज का सम 100 के बराबर। तो यहाँ एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स टी जितने भी मोल फ्रैक्शंस आप निकालोगे उसका सम 1 के बराबर होता है। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर तो केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर 2 ही कंपोनेंट होते हैं, ए और बी। तो वहां आपको सिर्फ एक्स ए और एक्स बी निकालना होगा और एक्स ए और एक्स बी का जो सम होगा वो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लास्ट मेथड पढ़ लेते हैं और वो लास्ट मेथड है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इसको हम शॉर्ट में पीपीएम से भी डिनोट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन सभी को पता है, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है यानी 10 की पावर 6। पार्ट्स पर मिलियन मेथड का इस्तेमाल हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन वगैरह को कैलकुलेट करने के लिए ज्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए पार्ट्स पर मिलियन का जो फॉर्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 यानी 1 बिलियन। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 ये पीपीएम का फॉर्मूला होता है। इसको हम समटाइम्स ऐसे भी लिख सकते हैं पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल पार्ट्स इन सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ये हो गया आपका पार्ट्स पर मिलियन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी, हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के सारे मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं अगली वीडियो में जो है इन सभी मेथड्स पर क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, उसे आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।